हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। और मादा युग्मकोद्भिद में हम किसकी संरचना को पढ़ेंगे, यहाँ पे जायांग की संरचना को। अब जिस तरीके से जो पुमंग था वो पुष्प का नर जनांग कहला रहा था, इसी तरीके से पुष्प में जो जायांग है ये पुष्प का क्या कहलाता है, मादा जनांग कहलाता है। पुमंग की प्रत्येक इकाई को हमने क्या कहा था, पुंकेसर कहा था। और हमने देखा था कि फिर पुंकेसर दो भागों से मिलकर के बना था, एक पुतंतु और दूसरा कौन सा था, पराकोश। इसी तरीके से जायांग की प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर या अंडक। क्या कहेंगे उसको, स्त्री केसर या अंडक। अब यदि किसी भी जायांग के अंदर यदि एक ही अंडक उपस्थित है तब तो पुष्प क्या कहलाएगा, एक अंडक ही कहलाएगा। और यदि पुष्प के अंदर एक से अधिक अंडक उपस्थित है तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, बहुअंडकी। जैसे कि अगर हम एक पुष्प की संरचना यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ही अंडक उपस्थित है, तो इस प्रकार की संरचना तो क्या कहलाएगी, एक अंडकी। और यदि मैं इससे जुड़े हुए एक अंडक और बना देती यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि ये एक अंडक और हो जाता, तो फिर संरचना क्या कहलाती, बहुअंडपी। क्या कहलाती, बहुअंडपी। कहने का मतलब यह है कि यदि पुष्प के अंदर केवल एक ही स्त्री केसर या अंडक उपस्थित है तब तो पुष्प कैसा कहलाएगा, एक अंडपी। और यदि पुष्प के अंदर एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर उपस्थित है तो पुष्प कैसा कहलाएगा, बहुअंडपी। क्या कहलाएगा, बहुअंडपी। अब यदि ये अंडक आपस में जुड़ गए, या आपस में इस तरीके से जुड़े हुए, यहाँ पर ये इस तरीके से आकर के जुड़ गए, तब स्थिति क्या कहलाएगी, युक्तांडपी। यानी कि यदि अंडक, पुष्प के अंदर यदि अंडक आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अंडक हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहेंगे, युक्तांडपी। क्या कहलाएगी, युक्तांडपी। और यदि ये अंडक एक दूसरे से स्वतंत्र है कि भाई ये अलग है और ये अलग है पुष्प के अंदर, तो है तो दो अंडक, बहुअंडपी स्थिति को तो प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अंडक क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहेंगे, वियुक्तांडपी। क्या कहेंगे उसको, वियुक्तांडपी। अर्थात कि यदि अंडक आपस में जुड़े हुए हैं तब तो उसको क्या कहेंगे, युक्तांडपी। या फिर जब ये अंडक आपस में स्वतंत्र होते हैं तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, वियुक्तांडपी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर तीन भागों से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा कौन सा है, अंडाशय। सबसे पहले हम वर्तिकाग्र की बात करते हैं। ये अंडक का सबसे शीर्ष भाग है और घुंडीनुमा संरचना से बना हुआ है। कैसी संरचना है ये, घुंडीनुमा। अब जब परागण की क्रिया होगी तो परागण के द्वारा जो परागकण आएगा वो इसी वर्तिकाग्र के ऊपर आएगा। तो वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या होता है कि परागण के पश्चात परागकण को क्या करना, ग्रहण करना। तो वर्तिकाग्र यहाँ से क्या करेगी, परागकण को ग्रहण करेगी। और हमने बताया था कि इस वर्तिकाग्र के द्वारा विशेष प्रकार की प्रोटीन सिक्रेट होती है, वो अपनी ही जाति के परागकण को क्या करती है, पहचानने का काम करती है। परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में क्या होती है, एक विशिष्ट क्रिया होती है जिसको हम पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया कह रहे थे, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो यदि ये क्रिया होगी तब तो ये वर्तिकाग्र इसको क्या करेगी, पोषक पदार्थ देगी और ये फूल करके कैसा हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। और यदि इसकी जाति का ये नहीं आया है तो ये वर्तिकाग्र परागकण को ग्रहण नहीं करेगी। तो वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या होता है, परागकण को ग्रहण करना। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि जो परागकण होते हैं वो द्विकोश की अवस्था में उनका परागण होता है। और उन द्विकोश की अवस्था में क्या थी, एक तो जनन कोशिका, दूसरी कौन सी थी, कायी कोशिका। जनन कोशिका से हमने कहा था कि भाई दो नर युग्मकों का निर्माण होता है और कायी कोशिका से किसका निर्माण होता है, पराग नली का। अब जब परागकण इस वर्तिकाग्र के ऊपर आएगा, ये फूल करके मोटा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगी, एक क्या निकलेगी, पराग नली निकलेगी। तो उस पराग नली को मार्ग प्रदान करने का काम कौन करती है, वर्तिका। कौन प्रदान करती है, वर्तिका। इसके बाद तीसरा भाग आता है इसका अंडाशय, यानी कि जो स्त्री केसर होता है उसका सबसे निचला आधार भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ये फूला होता है और इसकी संरचना कैसी होती है, फ्लास्क के समान होती है। संरचना कैसी हो जाएगी इसकी, फ्लास्क के समान। इस अंडाशय के अंदर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम कहते हैं बीजांड। क्या कहेंगे इनको, बीजांड। और ये बीजांड किससे जुड़े होते हैं, बीजांड से। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित होते हैं। अब ये बीज, आपने टमाटर के फल को आपने देखा होगा, जब टमाटर के फल को हम लोग काटते हैं तो आपने देखा होगा बीच में एक गहरा गूदेदार भाग दिखाई देता है।
जिसे हम खाने में प्रयोग कर रहे हैं जिसका, तो वो जो गूदेदार भाग है ये क्या कहलाता है, बीजांडासन या प्लेसेंटा। क्या कहलाएगा ये, बीजांडासन या प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से आपने देखा होगा कि उस गूदेदार भाग से अनेक बीज जुड़े हुए रहते हैं। तो भाई वो बीज पहले क्या थे, बीजांड थे। तो यानी कि यहाँ पर अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा, बीजांडासन पाया जाएगा। और उस बीजांडासन से जो बीजांड है वो एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा क्या होते हैं, इससे जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से बीजांड की स्ट्रक्चर होती है। अभी हम केवल किसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, स्त्री केसर का। तो एक बार आप बोर्ड की तरफ देखिए कि आवर्तबीजी पादपों के पुष्प में मादा जनांग को जायांग कहते हैं। जायांग की प्रत्येक इकाई क्या कहला रही है, स्त्री केसर। यदि जायांग में केवल एक अंडक उपस्थित है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक अंडपी। और यदि जायांग में एक से अधिक अंडक उपस्थित है तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुअंडपी। यदि पुष्प में अंडक आपस में एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, युक्तांडपी। एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। युक्तांडपी से आप क्या समझते हैं, वियुक्तांडपी से आप क्या समझते हैं, एक अंडपी क्या होता है, बहुअंडपी क्या होता है। तो यहाँ हर लाइन पे क्वेश्चन है बेटा। तो जायांग में यदि एक अंडक उपस्थित है तो क्या कहलाएगा, एक अंडपी। यदि एक से अधिक अंडक उपस्थित है तो क्या कहलाएगा, बहुअंडपी। यदि अंडक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाएगा, युक्तांडपी से हम इंग्लिश में कहते हैं सिनकार्पस। और यदि अंडक आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र है तो ये क्या कहलाएगा, वियुक्तांडपी या एपोकार्पस। अब स्त्री केसर की अगर हम संरचना देखें तो ये कितनी चीजों से मिलकर के बना था, 3 भागों से मिलकर के बना था। वर्तिकाग्र जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका जिसे स्टाइल कहते हैं, और तीसरा भाग कौन सा था इसका, अंडाशय या ओवरी। पहला भाग आता है इसका वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पुष्प की घुंडीनुमा संरचना होती है, ये पराग कणों को ग्रहण करने का क्या करती है, कार्य करती है। वर्तिका लंबी खोखली नलिकाकार संरचना होती है, ये पराग नलिका को मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है। हमने देखा यहाँ पे कि परागकण यहाँ पे क्या हुआ, अंकुरित हुआ और काय कोशिका से किसका निर्माण हो गया, पराग नलिका का। तो ये पराग नलिका को मार्ग प्रदान करने का काम कौन करती है, वर्तिका करती है। इसके बाद आता है अंडाशय। अंडाशय स्त्री केसर का फूला हुआ प्लास्कनुमा आधार भाग होता है। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। बीजांड एक वृंतनुमा संरचना, बीजांड वृंत के द्वारा, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं इंग्लिश में, बीजांड वृंत के द्वारा बीजांडासन से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर हमने जायांग की किसको पढ़ा है, यहाँ पे संरचना को पढ़ा है कि किस तरीके से स्त्री केसर होता है। वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है। बाद में इन तीनों भागों का हम एक एक करके क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।